भारतीय जनता पार्टी बहुत डेस्परेट है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे चल रहा है। जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल जी ने अपना लॉन्च किया था, आज उसी रामलीला मैदान से इनका पतन भी होगा। बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। नरेंद्र मोदी जी 400 सीट पार करेंगे और तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। अवसरवादी और कमजोर मन के लोग बिना आइडियोलॉजी के भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज पूछ रहे हैं मोदी को हटाने की एक आखिरी कोशिश बाकी है क्या? इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कल एक बार फिर विपक्षी एकता का बिगुल फूंकने वाला है। नरेंद्र मोदी मेरठ में एक भव्य रैली करने वाले हैं और अपनी चुनावी कैंपेन का आगाज करने वाले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली रैली है। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी जब मेरठ में होंगे तो दिल्ली में विपक्ष के नेता एकजुट होंगे। अब विपक्ष के नेता जिनमें अखिलेश यादव भी होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी होंगी। वहां उस मंच पर उद्धव ठाकरे भी होंगे, शरद पवार भी होंगे और मकसद है नरेंद्र मोदी को हटाना। लेकिन इस मकसद को लेकर भी एक तरह से लड़ाई छिड़ गई है। अब आज महाभारत में सीधे सीधे पूछ रही हूं कि यह रैली साथ है या विवाद है। क्यों कह रही हूं? क्योंकि यही समझ में आ रहा है जिस तरह से रैली का प्रचार हुआ है। रैली के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक टकराव नजर आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा इसे आम आदमी पार्टी बता रही है। उनका कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए ही के खिलाफ ये रैली हो रही है। लोकतंत्र बचाओ रैली का दावा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कह रही है ये लोकतंत्र बचाने की रैली है, केजरीवाल के समर्थन की बात नहीं। गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष की रैली है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, ये तो लोकतंत्र के लिए रैली है। ये टकराव हो रहा है। वहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बताया जा रहा है, यहां कांग्रेस कह रही है किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यह लोकतंत्र बचाने की बात है। दोनों पार्टी सियासी तौर पर इसे भुनाने में लगी हुई है इस रैली को, और इसीलिए ये अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। विपक्षी रैली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लीड लेने की एक होड़ नजर आ रही है। वहां पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को झंडे लेकर बुला रही है कि वो कांग्रेस के झंडे लेकर रैली में पहुंचे, जिससे यह भी पता चले कि कौन सी पार्टी हावी हो रही है इस रैली में। मंच के सबसे करीब बैठने की भी नसीहत दी जा रही है कि आगे की पंक्तियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ जाएं, तो ये कांग्रेस की बड़ी भव्य रैली नजर आएगी। आम आदमी पार्टी भी घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रही है और इसमें पहुंचने के लिए कह रही है, यह बताकर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है। अब यह टकराव यहां खुलकर सामने आ रहा है। केजरीवाल पर कार्रवाई को तानाशाही बता रही है आम आदमी पार्टी, और इसीलिए कल की इस रैली पर सबकी निगाहें जुटी होंगी, क्योंकि एक तरफ मेरठ में नरेंद्र मोदी होंगे तो दिल्ली में ये सारे विपक्षी नेता एक साथ जुटेंगे। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, उस एकजुटता की एक तस्वीर आज दिखाने की कोशिश हुई। यह तस्वीर सामने आई। एक है सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और दूसरी है कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी। ये दोनों आज गले मिलती हुई नजर आई। दिल्ली की यह तस्वीर है। कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिलने आई है। तो कल मंच पर जो एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी वो आज भी दिखी है इन तस्वीरों के जरिए। और क्योंकि हम सुनीता केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो कल दिल्ली की रैली में क्या मिसेस केजरीवाल का लॉन्च पैड तैयार होगा? ये क्यों कह रहे हैं? केजरीवाल की पत्नी की ताजपोशी की तैयारी क्या कल से हो सकती है? कल इंडिया गठबंधन की एक साझा रैली है और क्या उसमें सुनीता केजरीवाल को आगे करने का फैसला लिया जा सकता है? कल विपक्ष के मंच पर क्या सुनीता केजरीवाल हमें नजर आएंगी? सवाल पूछ रही हूं। पहली बार सियासी मंच पर उतर सकती हैं सुनीता केजरीवाल, यानी सब बड़े बड़े पार्टियों के नेता होंगे और उनके साथ सुनीता केजरीवाल भी होंगी। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सियासत में क्या कल एंट्री दिखेगी सुनीता केजरीवाल की? और आम आदमी पार्टी को लीड भी कर सकती हैं क्या सुनीता केजरीवाल? क्योंकि कल संकेत मिल जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में क्या वो
सबसे आगे होंगी और इसीलिए कल अगर उनकी तस्वीर दिखती है तो क्या वो एक तरह से मुहर भी होगी कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे लेकिन बाहर सरकार सुनीता केजरीवाल चलाएंगी। उनकी सीट से 2 बार वो संबोधन कर चुकी हैं, उसी फ्रेम से, उसी सीट से जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों को संबोधित करते थे। अब इस पूरी रिमांड अगर अरविंद केजरीवाल की बढ़ती है तो सुनीता को आगे आना होगा, ऐसा आम आदमी पार्टी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि कल क्या सुनीता केजरीवाल का लॉन्च पैड भी हो सकता है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। 24 में मोदी का प्लान विपक्ष की मुसीबतें खड़ी कर रहा है। ऐसे में देश में कल एक अकेला बनाम विपक्ष का रैला दिखेगा। मोदी को हटाने के लिए कल दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेता जुटेंगे तो यूपी से मोदी चुनाव मिशन का आगाज करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद मोदी मेरठ में कल भव्य रैली कर चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है, 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। मोदी मेरठ को अपनी जीत के लिए शुभ मानते हैं। 2014, 17, 19 और 2022 के यूपी चुनाव हर बार यहीं से प्रचार की शुरुआत हुई है। इस बार बीजेपी ने टीवी के राम यानी अरुण गोविल को मेरठ से प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थन में मोदी भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मोदी योगी की जोड़ी मैदान में। ऐसे में पीएम के मंच पर योगी के साथ जयंत चौधरी भी होंगे। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा बंदोबस्त फुल प्रूफ होगा। तभी तो एडीजी, आईजी और एसएसपी के अलावा 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी, 15 सीओ तैनात रहेंगे। 900 से ज्यादा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मुस्तैद होंगे। सभा स्थल को छोड़ जिले में धारा 144 लागू की गई है। सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई गई है। हवाई निरीक्षण होगा। ड्रोन उड़ाने और पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर भी पाबंदी होगी। सुरक्षा सख्त है तो सियासत भी गरमाई, क्योंकि मोदी विरोधी भी कल दिल्ली से हुंकार भरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आप कह सकते हैं ये इम्तिहान हो गई, एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इस रैली को हम लोग दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। केजरीवाल के अंदर जाने के बाद पहली बार दिल्ली में विपक्ष एकजुट होगा तो महाराष्ट्र में टक्कर होगी। उद्धव के खिलाफ कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने फ्रेंडली फाइट का ऐलान कर सनसनी मचा दी। इधर बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। लालू के बीमा भारती को टिकट देने के बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी 2 अप्रैल को नामांकन का ऐलान कर दिया है। 4 जो विवादित सीटें हैं, इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए। मैंने सुना ऐसा कोई प्रस्ताव पार्टी के नेतृत्व की तरफ से आया है। यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा और पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खड़े उतरे। प्रस्तावित है, जनता ने कहा कि 2 को आप करिए, तो वो प्रस्तावित तो है ही, उसमें क्या बहस। जनता ने कहा 2 तारीख को करिए। पप्पू यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, उनको भी छत्रपुर ने टिकट नहीं दिया। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। कौन चौंकाएगा और कौन वापस आएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, मगर मतदान में 20 दिन बाकी है। यानी कल 24 का पहला नतीजा सामने आ जाएगा। क्या कौन किस पर भारी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में आ गए हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एजिया यादव जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। और संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का विपक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाजिया जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। कल मेरठ में मोदी हैं, दिल्ली में विरोधी हैं, एक अकेला सब पर भारी कल फिर से। बिल्कुल, एक अकेला सब पर भारी। और आप जानते हैं मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का, और 10 साल आगे भारत किस तरह से बढ़ेगा, क्या कुछ होगा हर एक भारतीय के लिए, वो हम जानेंगे। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कैसे सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिल गए हैं। वही मैदान था, वही थी, माफ कीजिएगा 1 मिनट जी, माफी मांग लीजिए। ये वही रामलीला का मैदान था जहां एक तरफ जब मैं होती थी आम आदमी पार्टी में, तो हम लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते थे। वही जो लोग समर्थन में आ जा रहे हैं उन सबको कोसते थे, गाली बकते थे और कट्टर बेईमान कहते थे। और आज का दिन कैसा और परसों का दिन कैसा, सब इकट्ठा हो रहे हैं साथ। और क्यों हो रहे हैं इकट्ठा साथ? वही जो उनको गाली बकता था, जिनका पूरी जमीन को खा गया, वो शख्स जिसका नाम है केजरीवाल, उसका साथ देने के लिए। लेकिन खुलकर वो भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि शर्म भी आती है। इस इंसान ने उनको इतना ज्यादा जलील किया था, अब उसके समर्थन पे आना पड़ रहा है। भाजपा ने कितना मजबूर कर दिया है, सोचिए आप जरा। तो अब कहा जा रहा है अभी लोकतंत्र बचाया जा रहा है। दरअसल लोकतंत्र नहीं बचाया जा रहा है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। शाजिया जी, आपने जो बात कही है, मैं एक बार एजिया जी के पास इसी को लेकर जाती हूँ। एजिया जी, रामलीला मैदान का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया था, और यहाँ से आपके नेता के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने एक तरह का बिगुल फूका है, उसके कई वीडियोस हैं। लेकिन आज आप उन्हीं के साथ खड़े होंगे, कल उस रैली में उन्हीं के साथ, उन्हीं के समर्थन में। देखिए, राजनीति में जब गठबंधन बनती है तो कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं, ये तो एक प्रक्रिया ही है। कभी देवेगौड़ा हमारे साथ रहते हैं, कभी देवेगौड़ा एनडीए में चले जाते हैं, तो ये कोई असाधारण सी बात नहीं है। ये रामलीला की बहुत चर्चा कर रही थी, मैं मेरठ की चर्चा करती हूँ। आप प्रधानमंत्री जी मेरठ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? क्या कोई एक मुद्दा है जो वो बता सकती है कि किन मुद्दों को लेकर के वो मेरठ जा रहे हैं, किन मुद्दों पे वो चर्चा करने वाले हैं, क्या आश्वासन देने वाले? जुमलेबाजी तो हम लोग 14 साल की देख रहे हैं। एक नया नैरेटिव, एक नया टर्म उन्होंने बना दिया है, मोदी की गारंटी। किस चीज की गारंटी? कि फिर वो जुमलेबाजी ही करते रहेंगे? किस चीज की गारंटी? 15 लाख नौकरी, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, कौन सी गारंटी? मोदी जी जा रहे हैं मेरठ, किन मुद्दों पे वो बात करेंगे, कौन से वादे वो बताएंगे, क्या क्या कह करने वो मेरठ जा रहे हैं? मुद्दे है नहीं, मुद्दा विहीन पार्टी है बीजेपी। वो सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने, पैसे देकर के भीड़ इकट्ठे करने पे विश्वास करती है। पहले अगर कुछ लोग उन्हें चाहते भी थे, इस बार लोग उनके जुमलेबाजी को समझ गए हैं। जरा वो बताए ना, वो करेंगे क्या, किए क्या है अभी तक, ये बताने को कुछ नहीं है। वो दुखी मन से वहां से लौट करके आएंगे। 2014 में मेरठ की असलियत यही होने वाली है। 2019 में भी यही मेरठ से शुरुआत की, अब की बार 400 और उसके बाद सीधा जो तात्पर्य है वो ये कि यहां से शंखनाद चुनावी हो रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है मुद्दे और वोटर का मन बहुत हद तक बन चुका होगा कि वो किस दिशा में जाएगा। मेरा सवाल ये है, और आपके पास आ रही हूं संजय मिश्रा जी, कि यहां पर जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की रैली है या फिर ये इंडिया गठबंधन की रैली? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है तो केजरीवाल के समर्थन में, कांग्रेस कह रही है ये व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो चक्कर जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जरा साजिया जी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी आरोप लगे हैं अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, उसमें से किसी एक के ऊपर भी कोई भी आरोप सिद्ध हुए हैं क्या? और मैं समझता हूं कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोप को आरोप रहने दिया जाए। आरोप किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है और किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के लोग भी सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद आरोप लगाते हैं और उस व्यक्ति को अपने पार्टी में दल में लेकर सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था, उनका वीडियो है कि जेल में डालना चाहिए। तो वो गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे?
मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ कि आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है तो वो उस और वक्त किसी सिर्फ के आरोप द्वारा लगा रहे भी थे। लगाया जा सकता है। तो इसलिए साजिया मतलब जी गंभीर हैं। वो नहीं, सिर्फ साजिया आरोप जी- लगा रहे थे, उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं था। उन्होंने कहा था सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपसे पूछ रही चाचा हूँ, जी यदि बीच में आप रोकिएगा तो उसके मीनिंग बदल जाएंगे। सुनिए भाई साहब, आप बोला अब के बाद आम बोलना चाहता हूँ कि क्या बोलूंगा, बीच में केजरीवाल गड़बड़ आम हो जाएगा। खट्टे हैं भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आम खट्टे तो होंगे जिसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साजिया जी को ये एहसास हुआ कि केजरीवाल गलत हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद इनको। अच्छा शादी जी बोलने दीजिए उन्हें, थोड़ा बोल लें जनता उसके को- बाद बात करेंगे। हाँ बोलिए संजय जी बोलिए। ना मेरी बड़ी बहन है, उनको बोलने दीजिए, कुछ कहना चाह रही हैं, कह लीजिए, आप कह लीजिए। पहले आप में हम दूसरों के पास चले जाते हैं फिर। नहीं कह लीजिए, नहीं तो मैं अपनी बात पूरी करूं। हाँ बोलिए शादी जी, आप ही बोल लीजिए, आप बोलिए प्लीज, कंप्लीट करिए। अरे भाई साहब समय भाई मेरे अरविंद केजरीवाल बने ही ये सीएम, कांग्रेस पार्टी को गाली बक्कर, शीला ताई हो, मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सुन लीजिए ना, एक-एक करके छोटे-छोटे सवाल लेते हैं बने हैं वो सीएम ही सदस्य बने वो। आप उस वक्त केजरीवाल जी के साथ थी या नहीं थी जब वो आरोप लगा रहे थे? अरे सोचिए, कार्रवाई तो छोड़िए, यहाँ पे तो अरेस्ट सिर्फ बोलने का है, भाजपाइयों का क्या है, बोलेंगे ये, छीट भी पड़ेगी तब भी हट जाना चाहिए। साजिया जी आपको बोलने का नहीं हुआ, मैं पूछ रहा हूँ उस वक्त आप साथ में थी या नहीं थी केजरीवाल के? आप उस वक्त जब आरोप लग रहे थे आप केजरीवाल जी के साथ थी या नहीं थी? आपने बोला था क्या कि आरोप गलत लग रहे हैं? बिल्कुल थी मैं। हाँ बिल्कुल थी, आप उसके साथ ही थी। आपने कहा, हमें लगता था आपको अंगूर नहीं मिले खाने के लिए, इसलिए खट्टे साबित कर दिया आपने। आप कहते रहिए इसलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आना चाहता हूँ, अब इनको चुप करवाइए, मैंने समय अब इनको चुप करवाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस बार की जो चुनाव है 2024 का, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये धर्म युद्ध में ये तय करना होगा, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हम धर्म की तरफ हैं, और भाजपा की तरफ जाने वाले लोगों ने तय किया कि हम अधर्म की तरफ हैं। अच्छा। ये धर्म की लड़ाई होगी। और जिस तरीके से महाभारत में तब तक कृष्ण ने नियम को नहीं तोड़ा था जब तक कि अभिमन्यु को उसको फंसा करके निर्मम हत्या नहीं, और महाभारत में कौरव समझते थे कि वो सही है। भारतीय राजनीति का अभिमन्यु केजरीवाल को जिस तरह से षड्यंत्र की तरफ फंसाया जा रहा है और खात्मा किया जा रहा है। महाभारत में कौरवों को लगता था कि वो धर्म के रास्ते वाले लोग एक साथ होंगे और कल मैं यहाँ नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ किसी को कोई ना तो धर्म और अधर्म की राह पर चलने वाला बता रही हूँ, लेकिन सबको लगता है वो धर्म के रास्ते पर है और बाकी जो सामने वाला है वो अधर्मी है। मैं दुष्यंत जी आपके पास आऊं और दुष्यंत जी और देश जी के पास जा रहे हैं। दुष्यंत जी एक बात बताइए, कांग्रेस में पंजाब में आपके सांसद हैं रवनीत बिट्टू, वो कहते हैं सबसे बड़ा ठग है केजरीवाल, और साथ ही जो सुखपाल खेरा है वो कह रहे हैं जो बोगे वही काटोगे। अब ये कांग्रेस के विधायक और सांसद के बयान हैं। पंजाब में आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया है क्योंकि वहां पर कांग्रेस के नेताओं को उठा कर जेल में डाला अरविंद केजरीवाल की पार्टी। निश्चित रूप से आप सही, आप उन्हीं के समर्थन में, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। और कांग्रेस का पंजाब का जो यूनिट है उनके विचार वैसे ही हैं, लेकिन कई बार फैसले लेने पड़ते हैं राष्ट्र के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, संविधान के हित में। मुझे लगता है उन बड़े हितों को ध्यान में रख के ही श्री खड़गे जी ने एवं जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने साथ में जाने का फैसला लिया है। यह फैसला देश के लिए है। तो रैली कल अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, जो रैली कल की है उसमें वो इंडिया अलायंस की रैली है, सभी लोग उसमें आ रहे हैं। फिर मैं कहूंगा वो रैली संविधान को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, आम आदमी के सशक्तिकरण के लिए, क्रोनिक कैपिटलिज्म से देश को आजाद कराने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले के खुलासे के लिए, खुद को बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन भी उसमें मुद्दा हैं। केजरीवाल जी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जिनकी गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो भी मुद्दा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने डिबेट के शुरू में कहा कि कल प्रधानमंत्री जी की रैली मेरठ के अंदर है और विपक्ष की इंडिया अलायंस की रैली दिल्ली में है, तो कल हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, मैं अवधेश जी इसी पर जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन कैमरा बता देगा, कल भीड़ बता देगी दोनों की धर्मपत्नियां मिल रही हैं, बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दुष्यंत जी रैली की प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि वो दोनों मिल रही हैं। मैं आपसे ये बहुत गंभीरता से पूछ रही हूं, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो एक पड़ाव मिल हो सकती है विपक्ष के लिए जो अभी तक नहीं मिल पाया है, जो पूरी तरह से एकजुट कर दे, और इसीलिए वो रैली जो कल होगी उस पर सबकी नजर है? अवधेश जी
रामलीला मैदान की कितनी रैलियां हम लोगों ने देखी होगी, एक रैली और हो रही है और उसको हमारे मित्र दुष्यंत जी बता रहे हैं कि पूरा परिवर्तन लोकतंत्र का, तो क्रोनी कैपिटलिज्म का, माने संपूर्ण परिवर्तन उस रैली से हो जाएगा। सुचरिता, इस एक रैली की योजना बनी थी जबकि 5 राज्यों के चुनाव के घोषित होने के पहले कि हम लोग रैली करेंगे भोपाल में। होते होते तो जाके पहली रैली तो हो गई, अंत में जो है मुंबई में दूसरी रैली ये कर पा रहे हैं। तो उसके अगर उसके समानांतर देखो पहले समानांतर देखिए तो नरेंद्र मोदी की कितनी रैलियां हुई हैं। और जहां तक एनडीए का भी सवाल है तो आंध्र में रैली हुई जो पार्टी उसमें आ गई है, बिहार में रैली हुई जो पार्टी है उसकी आ गई है, तो उनके पास जो पार्टियां हैं वो सब उनके साथ आ रही है। तो रैली में भी आप इतने पीछे हैं और उससे व्यापक परिवर्तन कर लेंगे, तो ये तो आप ही कल्पना कर सकते हैं कि ये रैली कर सकते। दूसरी बात यह है कि इस समय अगर अरविंद केजरीवाल इनके एकत्रीकरण के कारण हो गए हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल 2017 में जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो रहा था तो लालू जी से हाथ मिल गया था, तो उन्होंने वहां से बताया कि मुझे मालूम होता कि उस मंच पर लालू है तो मैं जाता ही नहीं। लालू जी ने उनके बारे में क्या वक्तव्य दिया था, और आज लालू जी अगर उस रैली में उसके साथ आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि राजनीति कहां से कहां पहुंची है। क्या भारत के लोग इसीलिए सवाल है करेंगे? और हेमंत सोरेन क्या केजरीवाल जी ने झारखंड में, सुनिए, रांची में जाकर के सुनिए INDIA की तरफ से है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा है मुझे मैं अगर बोल रहा हूँ तथ्यों पर बात करिए कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी ने रांची में जाकर के सोरेन के परिवार को राजधर्म की पालन करने का ज्ञान क्यों देना पड़ा आज उसकी पत्नी को? अच्छा, इस तरह से बात नहीं समझ आती है, इस तरह से बात नहीं। भाजपा की सरकार थी, अटल जी ने राजधर्म का पालन करने क्यों बोला था, और वो आज दिख रहा है देश को, जनता को इसको बीच में आकर एक खबर आ रही है वो जरा ले लेती हूँ, खत्म हो जाएगा। देश की जनता देख रही है। संजय जी जरा ठीक है, देश की जनता बहुत कुछ देख रही है। ये जरा तस्वीर देख लीजिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच राघव चड्ढा पर सवाल है, और किसने खड़ा किया है? इंडिया गठबंधन के नेता नहीं करा है, शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड का राघव चड्ढा से सवाल है। वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त में कहाँ है राघव चड्ढा? जितेंद्र आवाड कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे वक्त में राघव को रहना चाहिए। नहीं, सुन लीजिए पहले, मैं पूरी खबर बता दूं ना, बीच में अभी आपसे रिएक्शन नहीं मांगा मैंने। ऐसे समय में राघव को अरविंद केजरीवाल के साथ रहना चाहिए था, ये जितेंद्र आवाड का बयान आ रहा है जो एनसीपी के नेता हैं। अब वो पूछ रहे हैं कहाँ है राघव, आप बताएंगे, जवाब देंगे? हाँ ठीक है। हाँ। 21 तारीख में केजरीवाल जी की अरेस्टिंग हुई है। हाँ। 8 तारीख से वो बाहर हैं। ठीक है, इलाज के लिए गए हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि पूछना जायज है, पार्टी का कोई नेता जो साथ साथ रह रहा है, अग्रणी पंक्ति के नेता हमारे सांसद हैं, उनका होना जरूरी है। वो इलाज करा करके आएंगे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन सुचरिता जी, सबसे बड़ी बात कि हम विपक्ष पे सवाल उठाएंगे कि वो टूट जाएगा, इंडिया बंट जाएगा, इंडिया कैसे लड़ेगा, ये सवाल जरूरी है या जनता का सवाल 2024 में जरूरी है? महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर मोदी जी कब बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी या नहीं लेगी? गरीबों की बात होगी या नहीं होगी? जनता के हित की बात होगी या नहीं होगी? ये एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछा जाना कि नहीं जाना? मैं एक बार शाजिया जी से पूछ, मेरे एक सवालों का जवाब दे दे ये लोग कि मुद्दे पे बात क्यों नहीं? कई जगह ठीक है, शाजिया जी बोला जा रहा है। एक मिनट, अरे संजय मिश्रा जी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे नहीं बात करती हूँ कि सब लोग एक दूसरे पे बोलते रहे, आराम से भाषणबाजी नहीं करनी है, मुझे आपको कुछ खबर देनी है। बोलिए शाजिया जी, बहुत जरूरी बात मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। बोलिए। राघव चड्ढा जी 1 महीने से गए हैं और उनकी धर्मपत्नी वापस आ गई हैं परसों, और एक रेटिना की सर्जरी हो जो विरेक्टोमी सर्जरी होती है आई की, और दिल्ली के अस्पताल में और हजारों अस्पतालों में वो होती है। छोटी सी है वो सर्जरी है, 30,000 से 40,000 उसका खर्चा है, जो हो जाती है 1.5 दिन में। और उनका खुद का दिल्ली सरकार का चलाया हुआ गुरु नानक हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल सेंटर में उनका भरोसा नहीं था राघव जी को। यानी कि जो इतनी तारीफें करते हैं हमारी मेडिकल उसकी, तो अब जाना पड़ा, और वो भी 1 महीने के लिए, 2 दिन के इलाज के लिए, अपने ही व्यवस्था को जिसके कितने गुणगान गाते हैं, किसने ही इश्तिहार चलाते हैं, तो ये गलत है, मतलब सर्जरी के लिए नहीं गए। अच्छा, वो कह रहे सर्जरी का झूठ फैला रहे हैं आप शाजिया जी, वो कह रहे हैं वो तो किसी काम से गए। हाँ बिल्कुल, वहाँ गए, सर्जरी के लिए नहीं गए, उन्होंने करवा लिया। शाजिया जी वो झूठ फैला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? आप दिल्ली के लिए होती है, सोचिए आप। हाँ,
वो कह रहे हैं झूठ फैला रहे हैं और किसी काम से। एक मिनट, और ये है उनकी नई नई शादी हुई है, विरेक्टमी सर्जरी होती है रेटिना की, और जो इंडिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। तो ये तो पोल खुल जाती है, सारे के सारे जो व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था है जिसको लेकर करोड़ों रुपए सिर्फ इश्तिहार में खर्च किए हैं। ठीक है, एक और एक करारा तमाचा है दिल्ली के लोगों के। ठीक है, मैं एक बड़ी खबर और बता रही हूँ, मैं एक बड़ी खबर, दुष्यंत जी मैं जब नाम लूंगा, तमाचा केजरीवाल पर तो पड़ा ही है, केजरीवाल को तो थप्पड़ मार ही रहे वो घूम फिर कर, लेकिन दिल्ली के तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, उस पर जा रही हूँ जरा। तेजस्वी यादव ने कल की रैली से पहले कहा है कि 400 पार का सिर्फ नारा है, 150 सीटें भी मुश्किल से आएंगी। उन्होंने कहा है कि एक्शन से साबित हो गया है कि डरे हुए हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, ये तेजस्वी यादव का बयान आया। 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, इससे साफ नजर आ रहा है कि सरकार डरी हुई है और इसीलिए 150 भी मुश्किल से आएंगे, ये कह रहे हैं। मैं एक बार अजय जी आपके पास आ रही हूं, 150 भी मुश्किल से, वो ये कह रहे हैं। एक नंबर इंडिया गठबंधन के लिए भी दे दीजिए, आप लोगों की कितनी आएंगी? तेजस्वी जी बिल्कुल जी जी जी, ये जो 400 पार बीजेपी कह रही है, ये 400 बार इंडिया गठबंधन के पास आएंगे। और जो अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 150 भी बीजेपी छू नहीं पाएगी, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि बीजेपी के पास, मैं फिर दोहरा रही हूँ, मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी पे बोलेंगे नहीं, महंगाई पे बोलेंगे नहीं, दवाई पे बोलेंगे नहीं, स्वास्थ्य सुविधा, किसानों के मुद्दा पे बोलेंगे नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पे वो बोलेंगे नहीं। वो बोलेंगे क्या, किस चीज को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा है नहीं। वो 150 भी अगर आ जाते हैं तो वो भी बहुत है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 400 पार तो उल्टा कर दिया अजय जी ने भाई, अजय जी ने उल्टा कर दिया। वो कह रहे 400 आ रही है विपक्ष की, यानी कि इंडिया गठबंधन की 400 आ रही है। 400 पार का सपना है शाहजेह जी, आप लोग सपना देख रहे हैं, 400 आ रही है इंडिया गठबंधन की। मैंने आपको बताया, पूछे ना किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में ये लोग जाएंगे। मुद्दा वो पूछ रहे हैं, मुद्दा बताइए। दूसरे हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है, इनकी पोल खुद ही खुल रही है और एक दूसरे मिलकर कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो राघव चड्ढा पर सवाल हो, और देखिए, और बाकायदा आज तो जयराम रमेश ने ही पोल खोल दी। जयराम रमेश ने तो साफ साफ कह दिया भाई कि कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, ये बारे में पूछ लीजिए इनसे जरा। ये तो लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और वहां पे आप इन बातों को छोड़े, जरा पूछे ना किन मुद्दों को लेकर के ये लोग हमारे लिए हो रही है। हमारे जो भाई साहब जनता से वोट मांगेंगे, उनकी चोरी पकड़ी गई है, सारे के सारे मंत्रिमंडल उनके लिए हो रही है। तो अभी आप देख ही लीजिए, आप सुनी लीजिए उनकी बातें, किसी और हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। देखिए एलजी, एक और खबर मेरे पास आ रही है, उस पे उसके पास जाऊंगी बाद में, लेकिन दुष्यंत जी बोलना चाह रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे गौतम बुद्ध नगर के और पास में बिल्कुल लोकसभा की सीट है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 400 पार का दावा भी कर रहे हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए, कल प्रचार में जब वहां प्रत्याशी गए तो गांव के लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, क्या बागपत में जो इनकी प्रचार की टीम थी उनके साथ में क्या बर्ताव हुआ, चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हैं, सब ये जानते हैं, लेकिन जानबूझ के हवा भर रहे हैं। 400 पार, 400 पार। नहीं तो आप भी एक एस्टिमेट दे दीजिए ना। अजय जी ने कहा 400 तो विपक्ष की आ रही है, हमारी 350 आ रही है। 350 अजय जी 350 आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काउंटिंग डे पे होता है ना, नंबर आने से पहले हम एस्टिमेट की बात करते हैं, वैसा ही लग रहा है स्टूडियो में। 400 हमारी नहीं, हमारी। सुचरिता, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, क्या रामलीला मैदान में INDIA के कल तय हो जाएगा? ये कहने की स्थिति में है कि हमारा भी NDA की तरह कोई राष्ट्रीय गठबंधन है क्या? इस देश में INDIA राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन है? अगर INDIA किसी एक राज्य में इंटैक्ट है तो वो है केवल तमिलनाडु। आप आम आदमी पार्टी की अगर दिल्ली में है तो पंजाब में नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल में INDIA है? क्या केरल में INDIA है? क्या आंध्र में INDIA है? ये कर्नाटक में INDIA है? भाई ऐसा INDIA चाणक्य आपके यही नहीं है, INDIA है, चाणक्य इधर भी है। जब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है ही नहीं, ये रणनीति के तहत है गठबंधन है, तो उसमें सीटों का दावा कौन कर सकता है? सुचेरिता जी, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। ऐसी परिस्थिति में भी आप इन्हें रोकिए। नहीं, पश्चिम मैं जवाब दे दूं, उसे घुमाने से फायदा नहीं। और बिहार, देखिए अवधेश जी, चाणक्य भाजपा में ही नहीं है, तो कल भाजपा में तो नकली चाणक्य है, यहाँ असली चाणक्य है। और ये चाणक्य नीति के तहत ही है, ये चाणक्य नीति के तहत ही है, आप ये समझ लो।
पंजाब के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 दोनों इंडिया अलायंस की पार्टी है, इसलिए वहां फ्रेंडली फाइट होगी। चाणक्य भाजपा में ही नहीं होते, चाणक्य और पॉलिटिकल पार्टियों में रणनीति के तहत अच्छा। इसका लाभ मिलेगा इंडिया अलायंस को। अलायंस के अंदर है, अलायंस है। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाला। वहां पर जो यूनिट है वो नाराज है आम आदमी पार्टी से। वहां पर आप गठबंधन कर नहीं सकते। फ्रेंडली फाइट नहीं है, वहां एक्चुअल फाइट है। एक्चुअल फाइट में ही तो सीटें आएंगी। लेकिन पंजाब से जो आम आदमी पार्टी के सांसद चुन के आएंगे वो इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री का समर्थन करेंगे। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को डिक्टेटर कर रही है। बाद भी ममता बनर्जी के चुने हुए सांसद केंद्र में श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन पत्र प्रस्तुत करेंगे। मुझे ये बताइए एक एक करके, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, कल ममता बनर्जी नहीं आ रही है मंच पर, क्यों नहीं आ रही है दुष्यंत जी? उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके प्रतिनिधि आएंगे, आप देखना, कल मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो कह रही हैं कि वो डेरेक ओब्रायन को भेजेंगे, लेकिन वो खुद नहीं आएंगे क्योंकि वहां पर वो समर्थन में क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लड़ रही है, भागीदारी में क्या बोलेंगी? हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। टीएमसी हम तो आपस में अलायंस का अटूट अंग है। वो अपना राज्य में अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए उनका स्वागत है, लेकिन उनके चुने हुए सांसद तो हमारे ही साथ है। तो अच्छा, उनके चुने हुए सांसद हमारे साथ। वहां डेमोक्रेसी देश में बचाने के लिए कांग्रेस और टीएमसी देश में बचाने के लिए भाजपा को हराना है और राज्य में बचाने के लिए अलग रणनीति है। सर ऐसा है कि सिद्धांत केवल नहीं, व्यवहार और चेहरा देखा जाता है। आपकी तस्वीर बता रही है, तस्वीर ऐसी परिस्थिति में भी विपक्ष तथा कथित विपक्ष एक होकर अपने स्वार्थ को तिलांजलि 70,000 करोड़ का घोटाला जनता उसी रूप में लेगी और आज वो आपके साथ हैं। चुनाव में जनता पार्टी का चुनाव में सुनिए सामूहिक मनोविज्ञान में सबसे बड़ी भूमिका होती है और पब्लिक के ऊपर साइकोलॉजी ये है। अगर टीएमसी अलग करना चाहती है तो उसका स्वागत है। ठीक है, लोकतंत्र तो चुनाव से ही चलता है ना भाई साहब। मैं किसी भी व्यक्ति से बोल रही हूँ, सब मेहमानों से बोल रही हूँ, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश मत करिए, एक एक करके बात रखेंगे तो बेहतर जाएगी। बड़ी खबर एक और बता रही हूँ, और ये शाजिया जी आपके लिए अच्छी खबर है कि इस बिहार में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि खबर है कि एलजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। हाजीपुर में चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। हाजीपुर की सीट चिराग पासवान, वैशाली से वीणा देवी एलजेपी उम्मीदवार होंगी, खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला है, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को टिकट, जमुई से अरुण भारती को एलजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। तो जो सीटें चिराग पासवान को दी गई थी उन पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और हाजीपुर से चिराग ही हैं। अब मुझे जरा अजय जी बताइए, ये एक ऐसा दाव था जिस पर आप लोग भी शायद थोड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में अगर थोड़ी खटपट हो तो थोड़ा नुकसान हो जाए बिहार में, वो नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान आपको नुकसान पहुंचाएंगे? चिराग पासवान हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? वो एनडीए के एक एनडीए गठबंधन के एक हिस्सा है। एनडीए के पास कोई मुद्दे हैं नहीं जनता के पास जाने का, वो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? अभी वो बीजेपी के साथ एनडीए में है, कल वो कुछ उनका नया बयानबाजी होने लगेगा। कब तक वो एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे? जनता को उन पे विश्वास नहीं है। मौसम वैज्ञानिक है, हनुमान कहते हैं बीजेपी के, तो जनता का विश्वास चिराग जी के पास नहीं है। और चिराग जी क्योंकि एनडीए गठबंधन में है, बिना मुद्दा के अगर वो जनता के पास जाते हैं तो जनता उनको स्वीकारने वाली नहीं है। काम अगर इंडिया अलायंस के पास मुद्दे हैं, इंडिया अलायंस काम कर रही है, इंडिया अलायंस पूछेगी कि बेरोजगारी वगैरह के बारे में बीजेपी का क्या कहना है, एनडीए को क्या कहना है, ये लोग क्या कहेंगे? हम लोग जुमलेबाज लोग हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा करके हम लोग जुमलेबाजी करके टाल जाते हैं। आप 14 का मैनिफेस्टो निकाल करके देखें, इतने साल 10 साल हो गए, एक मैनिफेस्टो भी पूरे नहीं हुए। किसान वहीं का वहीं, बल्कि किसान की स्थिति तक बदतर हो गई है। मणिपुर जैसी घटनाएं घटी है। तो चिराग पासवान जी हो, एनडीए का एक हिस्सा है, कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं अभी भी कह रही हूँ 400 पार इंडिया गठबंधन होगा। शाजिया जी बोलिए, वो कह रहे हैं एजेंडे जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में बताया, आज आपकी मैनिफेस्टो कमेटी के भी पूरे नाम आ गए हैं, वो कह रही है जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में बताया वो पूरे नहीं हुए, ऐसा सही है क्या?
हमारी जो अच्छी दीदी है यहाँ पे, बहन है हमारी, वो किसी और दुनिया में शायद रह रही है। मुझे लगता है वो जरा सा अखबार पढ़ लेती, किसी से बात कर लेती, घर से बाहर खिड़की में देख लेती तो उन्हें काफी कुछ पता चल जाता। और मैनिफेस्टो एक बार जरा देखिए और देखिए आर्टिकल 370 अरे आप लोग तो अखबार भी पढ़िएगा ना, तो सिर्फ पता चलेगा कि किस तरह से क्राइम बढ़ा है, किस तरह से बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, 25 करोड़ लोग कम गरीब हुए हैं, किस तरह 14 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ये आप घर दिया गया है, फहमी में है। 50 करोड़ आप इंदिरा आवास की संख्या घट गई है, जो राशन मिल रहा है उसका क्वालिटी आप देखिए, क्या पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और चलता रहे। अगर चले भी प्रोग्राम तो करीब 40 दिन तक चलेगा, तब भी मेरी लिस्ट खत्म नहीं होगी। शायद आपको थोड़ा सा अगर आप थोड़े संज्ञान लेती और देखती दुनिया में क्या हो रहा है, एग्जैजरेट ना करें। अच्छा मैं एक चीज बताएं ना, 40 दिन में क्या क्या बातें आप मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, 40 दिनों में क्योंकि आज मंच पर ठीक मैं एक बार स्टूडियो में आ रही हूँ और फिर अनुरोध कर रही हूँ, एक एक करके बात करेंगे। एक मिनट, मैं ये कल जब रैली होगी, क्योंकि एक तरफ नजर होगी मेरठ की रैली पर जहाँ प्रधानमंत्री होंगे अवधेश जी, दूसरी तरफ यहाँ पर एक जो विपक्ष की रैली है उस रैली पे नजर होगी। वहां पर ये बार बार पूछा जा रहा है कि क्या मंच पर सुनीता केजरीवाल होंगी, क्या उन्हें एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये सही मंच होगा अगर अरविंद केजरीवाल को किसी को आगे करना है। बतौर पत्रकार हमें देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद सुनीता जी जिस ढंग से उस कुर्सी पर बैठ के सामने आई हैं, वो एक प्रोजेक्शन है बताने के लिए कि सुनीता में भी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है। ये राजनीतिक कर सकती हैं, ये राजनीतिक बयान दे सकती हैं, इनको अपने शब्दों पर कमांड है, इनके हाव भाव है। तो एक प्रोजेक्शन तो हो गया है कि आने वाले समय में कोई अरविंद केजरीवाल जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं, जब वो अंदर गए होंगे जाने की संभावना है, सारी तैयारी से गए हैं। इसलिए अगर कल वो आते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मैं उस पर सर्टेन नहीं हूं। अगर उनको कल वहां या कल्पना सोरेन दोनों को वहां लाया जाए और उनका भाषण हो तो मुझे उसमें कोई हैरत नहीं होगी। लेकिन मुझे मालूम है कि INDIA में कांग्रेस के अंदर ही कार्यकर्ताओं में इस बात का विरोध है कि हमको अरविंद केजरीवाल का समर्थन है लेकिन हमको सुनीता का समर्थन नहीं है। तो वहां क्या होगा कहना कठिन। लेकिन एक दूसरी बात भी ध्यान दीजिए, कल जो वहां रैली हो रही है तो उसके मुद्दे क्या होंगे। कांग्रेस पार्टी को बिहार में एक सीट थी औरंगाबाद की, आरजेडी ने ले लिया, उनको नहीं दिया। पप्पू यादव आए थे और पप्पू यादव मिलने गए थे आरजेडी के दोनों पिता पुत्र से और उनकी सीट पूर्णिया नहीं दी गई। अंत में वो कह रहे हैं कि या तो कांग्रेस दे या मैं लड़ूंगा। तो सवाल यह है कि जिस प्रकार का संघर्ष बिहार में है और दूसरी जगह है, उसकी क्या उसमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी, कैसे खड़े होंगे, उसका क्या जवाब देंगे वो तो वहां तो। अच्छा ये जो एक मिनट दुष्यंत जी सुनिए जरा, इंतजार तो करा करिए आप, एक मिनट इंतजार तो करा करिए। उन्होंने जो बात बोली है यही बयान, अगर पप्पू यादव पूर्णिया की बात कर रहे हैं, वहां संजय निरुपम महाराष्ट्र में भी वही ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट होगी। अब तो लोगों की अपनी निजी राय होती है, लेकिन गठबंधन के स्वरूप और उसका फैसला तो दिल्ली में होता है और दिल्ली में हो चुका है। मतलब कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात के मायने नहीं है पार्टी के लिए। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की बात के कोई मायने नहीं है। लीडरशिप तय कर देगी, पार्टी के खरगे लीडर फैसला ले देगा। सुप्रीम लीडर फैसला अंतिम लेता है। कार्यकर्ता का अपना अधिकार है लड़ने का और कार्यकर्ता अपने हक के लिए लड़ता है। आप ये कह रहे हैं खड़गे जी सुप्रीम लीडर है, मिले तो कोई गलत नहीं है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। दुष्यंत जी आपने कहा खड़गे जी सुप्रीम लीडर है, पहले सोच लीजिए। सीट नहीं जीती, कांग्रेस एक सीट जीती थी 2019 में, केवल एक ही सीट। गठबंधन धर्म से चलता है, सीटों की संख्या नहीं गिनी जाती। जब आरजेडी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है तो वो साथ है। एजिया जी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, दोनों पिता पुत्र से मुलाकात की थी, वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने यानी लालू जी और तेजस्वी जी से, तब भी पूर्णिया की सीट उनके हाथ से चली गई। अब वो कह रहे हैं मैं पूर्णिया से ही लड़ूंगा। अब ये जो फ्रेंडली फाइट्स हैं, ये इन फाइट्स के बावजूद आप लोग कल हाथ खड़ा करके एक साथ लेकर एकजुटता की तस्वीर दिखाएंगे, कैसे होगा ये? देखिए सुचेता जी, कल जो ये लोग सारे विपक्ष इंडिया गठबंधन के जो दिल्ली में जुट रहे हैं, वो देश को बचाने के लिए जुट रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के शासनकाल में देश त्राही त्राही कर रहा है, हर वर्ग के लोग त्रस्त है, उन मुद्दों को लेकर के ये लोग दिल्ली में आ रहे हैं। अब पप्पू यादव की अगर आप बात करें तो वो सीट ऑलरेडी राजद के कैंडिडेट को मिल गया है और वो तैयारी भी कर रही हैं। पप्पू यादव जी ठीक है, वो भी वहां से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आरजेडी को सीट हुई है, उन्हें दुख जरूर पहुंचा होगा, वो भी सपोर्ट में आ जाएंगे।
और इसमें कोई चिंता करने की किसी को बात नहीं है। आज पप्पू यादव नामांकन करने का दम भर रहे हैं, लोग दुखी होंगे। वो नामांकन भरने का दम, वो करने का दम भर रहे हैं। आज वो भले ही कर रहे हो, रहूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, यही से सीट पे लड़ूंगा। पप्पू यादव जी पूर्णिया से तैयारी कर रहे थे और अगर आज वो कह रहे हैं कि वो नामांकन करेंगे, सीट नहीं छोड़ेंगे, तो ये उनका आज का बयान है। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन एक साथ है और वो कांग्रेस के एक हिस्सा है, तो और ये सीट अगर राजद को चली गई है तो वो भी शांत हो जाएंगे। आज वो नाराज हैं, कल उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी और सब कुछ सही है हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में। अच्छा जी, शाजिया जी, अगर आपके यहाँ पर पशुपति पारस शांत हो सकते हैं, वो मान सकते हैं, तो उनके आप पप्पू यादव और संजय निरुपम भी मान जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, वो माने या माने, हमें देखिए औरों की तरफ देखकर और हमेशा नकारात्मक तरीके से औरों को देखना हमारा काम नहीं है। हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, 10 साल का रिकॉर्ड है, 15 साल का आगे का विजन मैप है, किस तरह भारत को बिना मुद्दों की गारंटी, हर एक भारतीय को किस तरह से और सक्षम करना है, गरीबी को हटाना है, 25 करोड़ हट गई है और बहुत कुछ करना है। तो हमारा बहुत ही पॉजिटिव एजेंडा है, बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, हमें नहीं लेना 10 साल से क्या कर रहे थे जो अभी भी करना ही है? मैं तो एक सवाल पूछती हूं, ये हमारा काम नहीं है, ये इस पर छोड़ दीजिए आप। हम लोग अपने कायदे से अपने कैंडिडेट्स को सामने रख रहे हैं इज्जत के साथ, और जिन लोग को नहीं मिल रहा है बहुत अनुशासित तरीके से वो इस बात को मान रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और ये हमारे जो उम्मीदवार भी हैं, अच्छा, मैं उन 400 में से आज पूछ रही हूँ, समझा है जो 400 सीटों का दम दोनों तरफ से भरा जा रहा है, इसको लेकर मैं उनमें से पूछ रही हूँ। दिल्ली की 7 सीटें, संजय जी क्या लग रहा है आपको? इस बार तो गठबंधन भी कर लिया कांग्रेस से आपने, अब दिल्ली में नहीं सोचते, जैसे कि बहुत सारे सवाल आते हैं बीच में। हाँ, चलिए उनका जवाब दीजिए। अपने अपने हिसाब से जवाब भी देता है। अवधेश जी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा, बहुत सही है उनके हिसाब से, पत्रकारिता के हिसाब से जानना जरूरी है कि कल के मीटिंग में मुद्दे क्या होंगे। ठीक, मैं समझता हूँ कि कल का जो मुद्दा है वो देश का मुद्दा होगा। कल का मुद्दा होगा जो सत्ताधारी दल की तरफ से जो अत्याचार किया जा रहा है, जो तानाशाही किया जा रहा है, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को उठा करके कैद कर दिया गया है, झारखंड के एक मुख्यमंत्री को आपने कैद कर दिया, ये मुद्दे होंगे। दूसरी बात, जो मुद्दे होंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी बार बार जनता को भटकाना चाहती है, उनके जनमानस के मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी देश में क्यों है, शिक्षा के हालात क्या हैं, और देश पे इतना कर्ज क्यों हुआ, और सबसे बड़ा मुद्दा होगा शरद रेड्डी साहब की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होगी। कैसी है 60 करोड़ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी बताए कि शरद बाबू कैसे हैं, अब उनकी स्वास्थ्य ठीक है। अजीत दादा के ऊपर 75,000 करोड़ के आरोप लगाने के बाद प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने मणिपुर के ऊपर एक सवाल उठाया था, उनके यहाँ जांच एजेंसी पहुंच गई थी कि आपने क्यों नहीं बताया। जब प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 75,000 करोड़ के आरोपी को पकड़ लिया, वो जांच एजेंसी पे भी सवाल उठेगी, तो प्रधानमंत्री के यहाँ पूछने क्यों नहीं गया? ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं। संजय जी, एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, सुनिए मेरी बात। पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विजिलेंस की जांच है, उनमें से कई को जेल में भी डाल दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, वहां भी बदले की कार्रवाई है। आप बार बार कहते हैं नरेंद्र मोदी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब में बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, या वहां पर वो सिर्फ जो एजेंसियां कह रही हैं जो उन्हें सही गलत लग रहा है वो हो रहा है? ऐसे ये सोचिएगा इसके बारे में। मैं सिर्फ ये कह रही हूं क्योंकि मैं समय नहीं है, मुझे दुष्यंत जी के पास जाना, 20 सेकंड उन्होंने मांगे थे, बोलिए जल्दी से। मैं तो देखिए जी ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी हैं, महोदया भी हैं और अवधेश जी भी हैं। कल देश के अंदर एनसीआर के अंदर 2 बड़ी रैलियां हो रही हैं। बिल्कुल, इंडिया अलायंस की रैली हो रही है जिसमें श्री राहुल गांधी, खड़गे जी एवं अन्य जो सहयोगी नेता है वो वहां पहुंच रहे हैं। मोदी जी भी आरएलडी के साथ पहुंच रहे हैं। ठीक, कल देश में संदेश साफ चला जाएगा, जिसके यहाँ भीड़ ज्यादा, जनता ज्यादा, सरकार उसकी बनेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तस्वीर सामने होगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कल दिख जाएगा कहां कितनी भीड़ है, कौन किसे सुन रहा है और बयान किसके भारी पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था, हमारे लिए वक्त एक ब्रेक था, लेकिन ब्रेक के बाद दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के कई मंत्री ईडी के रडार पर। आज मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने 5.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। इस पूछताछ के जरिए ईडी क्या आगे फिर बड़ी कार्रवाई की हिंट दे रही है, आपको बताएं। ये समझते थे ये कानून से ऊपर हैं, ये बृजलाल बता रहे हैं, जिन्होंने